एलिमेंट्स पे। इसमें बच्चों मसला ये आता है कि ये जो दो चैप्टर है ना, ये देखने में बड़े मुख्तसर हैं, लेकिन राइटर हमें फंसा देता है। कैसे? एक टॉपिक का नाम या उसकी 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दे देता है, लेकिन वो 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन से स्टूडेंट को समझ नहीं आनी इस बात की। इसलिए हमें उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है और टाइम थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, ये मजबूरी है। समझ रहे बात? तो इस तरह के कोर्स डिजाइनिंग में टीचर काफी स्टक ऑफ हो जाता है। उसकी वजह ये कि देखने में लगता है यार एक ही पेज है, लेकिन उस पेज के ऊपर 3 या 4 टर्मनोलॉजी, और वो 3 या 4 टर्मनोलॉजी कोई बात लंबी किए बगैर लिखने के काबिल नहीं होता स्टूडेंट। ये एक लिमिटेशन रहेगी इस चैप्टर में। अगला चैप्टर जो डेटा एनालिटिक्स का है, वो जरा फिर चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि फिर डेटा के बारे में कुछ तो आपको समझ आ जाएगी, और दूसरा ये इशू होगा कि कुछ वैसे भी बंदा फिर थोड़ा चीजों को जल्दी पिक करता है, क्योंकि पता होता है ये बेसिक टर्म्स मैंने समझा दी। यहाँ पे जो डेटा सिक्योरिटी का मसला है वो ये है कि देखिए, डेटा अभी तक हम यही समझेंगे बड़ी प्रीशियस चीज है, कीमती चीज है, और रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि किसी जमाने में इकोनॉमिस्ट कहते थे कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इस वक्त जो नया आर्टिकल छपा है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला कल, उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर जो है नोबेल प्राइज कल या परसों एलोकेट हुआ है, जिसमें एक यहूदी है, एक यूरोपियन है, और एक जो है वो गालिबन चाइनीज या कोरियन कोई बंदा है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि डेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अनऑथोराइज एक्सेस हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसे सिक्योर करना है। हम क्या चाहते हैं? इसे सिक्योर करें, इसको लीक होने से बचाएं कि किसी को पता चल जाए या इस पे कोई साइबर अटैक हो जाए। तो ये तो 3 4 थ्रेट्स हो गए। इनको याद करने का मकसद ये है कि अगर मुख्तसरन हमें पूछ लिया जाए ना कि डेटा को बुनियादी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, तो आपके जहन में ये बातें आनी चाहिए कि एक थ्रेट हो सकती क्या? अनऑथोराइज एक्सेस। डेटा लीक हो सकता है, उस पर साइबर अटैक हो सकता है। फिर आप इजाफी तौर पे भी डाल सकते हैं कि नेचर क्लाइमिटी भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। तो ये वो चंद एक खतरात हैं जो डेटा के ऊपर आके लग जाते हैं, या डेटा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और इनमें हर एक का जो खतरा है, हर खतरे का नेचर दूसरे से मुख्तलिफ भी है और खतरनाक भी है, यानी हर एक की शील्ड अलग है। इससे हम एक बाउंड्री वाल से सबको दिफा नहीं कर सकते। जैसे आज के दौर में घर की बाउंड्री वाल जो है वो दिफा नहीं है, उसके ऊपर कोई ब्लेड वायर भी लगानी पड़ती है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल करंट वायर भी लगी होती है। क्यों? कि एक लेयर से सिक्योरिटी नहीं हो रही। हमारा डाटा इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी मांगता है, इसलिए इसकी एक लंबी लाइन है। क्या? एक इंक्रिप्शन अप्लाई होएगी, ठीक है जी। उसके अलावा, इंक्रिप्शन के अलावा मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन हो सकती है कि हम एक चीज की अथेंटिकेशन पे यकीन नहीं रखते, 2 3 तरह की अथेंटिकेशन लेके आओ। और फिर फायरवॉल, और फिर बच्चों एंड पॉइंट सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है? डेटा लॉस प्रिवेंशन और जीरो ट्रस्ट। हम ट्रस्ट जीरो करते हैं टोटली। अच्छा, अब इस सारी बात को अगर आप देखो ना, तो सबसे पहली बात यह है कि इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि डेटे को ऐसे अंदाज से लिखा जाए कि दूसरा इसको रीड ही ना कर सके। इसको रीड सिर्फ वो कर सकेगा जिसके हाथ में हमने राइट की दी होगी, कि हमने क्या तरतीब बदल के लिखा है कि वो सिर्फ वही इसको हासिल कर सकेगा, दूसरा इसको हासिल नहीं कर सकेगा। अच्छा बच्चों, अब आ जाए मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। हम एक अथेंटिकेशन नहीं रखते, हम कहते हैं जी एक पासवर्ड भी है और एक एसएमएस में भी आपको कोड भेजा है, वो कोड भी हमें बताओ, ताकि सिक्योरिटी की लेयर्स बढ़ाई जाए। फिर उसके बाद आ जाता है फायरवॉल एंड आईडी। ये फायरवॉल जो है, ये प्रोग्राम्स हैं जो कि सबसे पहले आते हैं जब भी कोई डेटा सिस्टम में इन होता है या आउट होता है, और सबसे पहले ये उसे रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे कोई जानने वाला डेटा है या ये कोई उसके अलावा चीज है। ठीक है जी। अगर वो उनकी उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे तो उसको दाखिले की इजाजत मिलेगी, वरना उसे वहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा और समझा यही जाएगा कि ये डाटा हार्मफुल है, नुकसानदेह है, या कोई वायरस है, मालवायर हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी। या ट्रोजन हॉर्सेस है, कोई भी चीज हो सकती है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं डिवाइसेस, लैपटॉप को, फोन को विद एंटीवायरस एंड इंक्रिप्शन।
अब एंटीवायरस यहाँ पे इंक्रिप्शन तो पहले भी आ चुका है। एंटीवायरस अब देखिए कितनी सिक्योरिटी हो गई, इंक्रिप्शन एक हो गई, मल्टी फैक्टर एनालिसिस टू हो गया, फायरवॉल नंबर 3 हो गई, एंड पॉइंट सिक्योरिटी 4 हो गई। और बच्चों आखिरी चीज डेटा लॉस प्रिवेंशन, कि डेटे में अगर कोई लॉस है तो उसकी प्रिवेंशन, यानी सेंसिटिव डेटे के लिए कोई भी मसला हो जाए तो बीइंग शेयर्ड फ्रॉम आर लीकेज आउटसाइड, तो इसके ऊपर एक डेटा लॉस प्रिवेंशन भी लगा हो गया यार, इसको प्रिवेंट किया जा सके लॉस से पहले। ये नहीं कि लॉस हो गया है, प्रिवेंशन का मतलब ये होता है उससे पहले, उससे पहले। तो आमतौर पे अब हम कंपनी की ईमेल करते थे ना पहले, जिसको मर्जी बटन दबाओ ईमेल भेज दो। अब हम ईमेल भेजते हैं ना तो वो एक मैसेज आता है कि ये बंदा जिसको तुम ईमेल भेज रहे हो तुम्हारे नेटवर्क का बंदा नहीं, ये कोई दूसरा बंदा है। तो डू यू थिंक ये इन्फॉर्मेशन इसके पास जानी सही रहेगी या नहीं रहेगी? अच्छा, और इसके अंदर ह्यूमन एरर के भी चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। तो मैं एक दिन एक ट्रांजैक्शन करनी थी, तकरीबन कोई 1200-1300 डॉलर की थी। तो वो हुई नहीं मेरे से, कोई मसला था कि या तो वीपीएन काम नहीं कर रहा था, या तो मैंने बॉस से कहा कि ये सेंस मतलब हो नहीं रहा आज। तो कहता है यार ये ना तू फलाने को दे दे, वो कर देगा। मैंने बॉस से कहा बॉस जी क्रेडिट कार्ड का मसला है, दे दूं? कहता नहीं 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 नहीं, वो याद आ गया कि काम तो दिया जा सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का नंबर हर किसी को नहीं दिया जा सकता, ठीक है? तो उसने कहा कि भाई तू एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन ये काम तो ही कर। अच्छा जी, अब जीरो ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, अभी बात हो रही थी। ऑलवेज वेरीफाई, हम किसी भी चीज पर ये नहीं करते कि अलाउइंग कर दें, अलाउ नहीं करते हम कहते हैं नहीं भाई जीरो ट्रस्ट है और इसको हर सूरत ये करना पड़ेगा, राइट जी? अच्छा बच्चों, तो ये सारे क्या हैं, ये लेवल्स हैं। अब मसला ये आता है कि ये सवाल पेपर में कैसे आ सकता है। हमने एक सवाल हल किया था, याद है आपको, कुछ दिन पहले। अच्छा ये तो सिंपल है, ये आप मुझे अभी बता दो। आपने इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस इंक्रिप्शन का है, कौन सा मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन का है, ठीक है जी, फायर वॉल्स, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है जी, और जीरो ट्रस्ट, डीएलपी। पेपर पे लिखे हैं यार, कम से कम। जी बेटा, गॉट इट। अच्छा जी, तो यहां से भी देख लीजिए, यहाँ पे भी हैदर ने भी भेजा होगा, अवैस ने भी भेजा है, दोनों ने भेजा है। देखें, वही चीज है सारी, करेक्ट जी? जी बेटा वही कर रहा हूँ, वैस बेटा वही कर रहा हूँ, ठीक है। राइट जी, डन हो गया जी। चले बेटा आगे चलते हैं, ये तो हमें समझ आ गया, मल्टी लेयर्स या मल्टी लेवल सिक्योरिटी। इमर्जिंग थ्रेट्स एंड सॉल्यूशंस। थ्रेट्स, अच्छा ये एक कॉन्टिन्यूस वार है, ये एक कॉन्टिन्यूस वार है। हम जो दिफा करने वाले हैं डेटा का, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं जंग की, और डेटा स्नैचर भी नई से नई टेक्निक ढूंढ के ला रहा है, चूंकि वो भी क्वालिफाइड आदमी है। वो चोर थोड़ी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी हर टेक्नोलॉजी नई से नई समझ आती रहती है। इसलिए जो थ्रेट्स हैं वो इमर्ज होती रहती हैं, ठीक है? जैसे डेटा लॉक हो जाता है, और डेटा लॉक करके आस्क फॉर पेमेंट, यानी कि हम डेटा लॉक कर लेते हैं, यार इतने पैसे दोगे तुम्हारा डेटा रिलीज करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है जी? तो ये थ्रेट्स आते रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनसाइडर थ्रेट्स भी हैं, ठीक है, रोजमवायर भी है, इनसाइडर थ्रेट भी है, एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर मिसयूज द एक्सेस, के एक्सेस दे दी उन्होंने, मिसयूज मिसयूज कर ली। तो ये तो बाहर वाले हैं ना, जो एक्सटर्नल लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो इंटरनल भी कर सकते हैं, वो भी तो मिसयूज कर सकते हैं डाटे को। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, एम्प्लॉय सबसे ज्यादा मिसयूज किस चीज को करते हैं? जब वो दूसरे कंपनीज का एचआर का डाटा मिल जाता है ना, वो कहते हैं यार और कुछ ना हो, जरा इधर से फारिग हो गए ना तो ये लिस्ट रख ले कि एचआर मैनेजर कौन कौन सा कहाँ काम करता है, फिर उससे मिलके नौकरी नहीं अरेंज कर लूंगा। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये अक्सर होता है।
अच्छा जी, AI पावर्ड अटैक्स, हैकर यूज AI फॉर स्मार्ट फिशिंग और सिस्टम हैकिंग, के AI को इस्तेमाल किया जाता है। आज इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे कि AI क्या रोल प्ले कर रही है इसके अंदर, और किस तरह से ये इन्हांस होती जा रही है, यानी नए नए आइडियाज AI के जरिए ही जनरेट कर लेते हैं ये लोग। अच्छा, एंड देन ये एक केस स्टडी था हमने हल किया था, याद है आपको? ये पता है क्या केस स्टडी था? एक रिटेल नेटवर्क था स्टोर्स का, उनकी सेल कुछ खास दिनों में बहुत ज्यादा हो जाती थी और उन्हें क्लाउड ऑप्ट करना पड़ा था, चूंकि डेटा का वॉल्यूम ज्यादा होता, हमने कहा था क्लाउड ज्यादा बेटर रहता, तो उन्होंने वो ले लिया। और लिवरेजिंग क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसने इसको एक लार्ज स्केल वो प्रोवाइड कर दिया डाटा स्टोरेज, जहाँ पे ये इंक्रिप्शन भी अप्लाई कर सके, अपने डाटे पे कंट्रोल और एक्सेस भी सिक्योरिटी से रख सके। लेकिन यहाँ पे मल्टी लेवल एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर सर्विस लेवल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें प्रोवाइडर ने इंश्योर किया कि कंप्लायंस विद डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट डाटा सॉवरेनिटी इश्यूज के, ये जो रेगुलेशन इसने सेट किए हैं वो इसके मुताबिक सर्विसेज इसको देगा, जो भी इसके रेगुलेशन है। सोसाइटी हर ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशन दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जैसे घरों के असूल कुछ थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 ए भी हल किया था, सी भी किया था, लेकिन इसका बी पार्ट छोड़ गए थे। वो क्या था? स्टेट द टू की सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाइड इन दिस केस, इस केस में कौन सी दो की, तो ज्यादा हो सकती हैं, बट कौन कौन सी हो सकती हैं जो अभी हम पढ़ के आए? इंक्रिप्शन हो सकती है, एक्सेस कंट्रोल हो सकता है, रेगुलर बैकअप हो सकते हैं, और मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन हो सकती है। तो सवाल की शक्ल जरा देख लीजिएगा कि इस तरफ से भी पूछेगा और फिर एक ही सवाल में दो तीन चीजों को इकट्ठा करेगा। आप अगर मॉडल पेपर में भी देखोगे तो उसने ऐसे ही किया है, एक केस बनाया और जिस चैप्टर से लिया है वहीं से उसने इकट्ठा कर लिया। जो हमारे साथ उसने कमिटमेंट की है वो याद रखिएगा, उसने हमारे साथ कमिटमेंट ये की है मॉडल पेपर में कि उसने हमें एक पैटर्न दिया है। उसकी कमिटमेंट ये है कि वो ये नहीं करेगा कि एक सवाल को एक चैप्टर से पिक कर रहा है तो कोई उसका बी पार्ट दूसरे चैप्टर से वो कर सकता है, ये उसने नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, ये कमिटमेंट है कि जो सवाल एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से आएगा, जैसे डेटा से आया तो सिस्टम का पार्ट नहीं उसके अंदर होगा, वो फिर डेटा के ही तीनों पार्ट होंगे। और अगर सिस्टम से आया है तो रिस्क का नहीं होगा, यानी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल या उस पार्ट ऑफ कोर्स में से ही होगा। लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है, हालांकि कि मॉडल पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें कि एक सवाल एक चैप्टर से हो और दूसरा दूसरे से हो, एक ही से ही बना हुआ है, लेकिन वो मॉडल है। जब पेपर बन के आएगा तो एक सवाल एक पार्ट में से हो सकता है, लेकिन चैप्टर डिफरेंट भी पूछे जा सकते हैं। ये ज़हन में आपने रखना है कि ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर को आप लेके बैठ जाएंगे बस यही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अच्छा बच्चों, ये बाद में आप खुद ही देख लीजिएगा, ये उसी से मिलती जुलती चीज है और मैंने उसके आंसर भी इसके सामने प्लेस किया हुआ है। पहले आप रीड कर लीजिएगा, अच्छी तरह गौर से रीड कीजिएगा, और फिर गौर से रीड करने के बाद इसका जो टोटल रिक्वायरमेंट है और इसके आंसर है उसको डिटेल से एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए इस अपने टॉपिक नंबर 6, जिसको हम कहते हैं स्टीवर्ड। स्टीवर्ड को हम एक एक हिफाजत या मुहाफिज का नाम देते हैं, तो वो डेटे का मुहाफिज है। लेकिन स्टीवर्ड जो है वो ऑनर नहीं है, उसे जो कहा जाएगा वो करेगा। तो स्टीवर्ड का जो रोल है वो ये है कि वो डेटे की सिंक्रोनाइजेशन, डेटे के ऊपर पॉलिसीज और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करता है। इसको बनाता कौन है पॉलिसीज को? वो डेटे का ओनर होता है। अच्छा, समझाने के लिए ना मैंने इसकी एक एग्जांपल बना ली कि आज के मॉडर्न दौर में हम स्टीवर्ड जो होता है ना, डेटा स्टीवर्ड, उसको एक लाइब्रेरियन का दर्जा दे देते हैं कि ये एक लाइब्रेरियन है। तो लाइब्रेरियन किताबों का मालिक तो नहीं होता, लेकिन किताबें कैसे इशू होंगी, कहाँ रखी जाएंगी, और किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि टाइम पे वापस आ जाए अपनी शेल्फों में पड़ी रहे, ये लाइब्रेरियन का काम है। सो इज द रोल ऑफ किसका जी? डेटा स्टीवर्ड का। डेटा स्टीवर्ड आज का लाइब्रेरियन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड है, जो इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे और यूजेबल रहे। जैसा कि लाइब्रेरियन चाहता है किताब कंसिस्टेंट रहे, सही रहे और यूजेबल रहे, लेकिन वो किताब का मालिक नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कंपेयर कर लेते हैं,
लाइब्रेरियन बुक्स को मैनेज करता है, ये डाटा को मैनेज करता है। लाइब्रेरियन इंश्योर करता है करेक्ट करेक्ट कैटेलॉगिंग, कि उस कैटेलॉग से डायरेक्ट तुम उसी किताब तक पहुंचो। और ये इंश्योर करता है करेक्ट रेफरेंसिंग, जैसे मेटा डाटा है कि रेफरेंस ऐसा हो कि तुम क्वालिटी डाटा तक रसाई हासिल कर सको। और ये हेल्प करता है रीडर को फाइंड इंफॉर्मेशन, और ये हेल्प करता है रिलायबल डाटा जिससे तुम डिसीजन ले सको। और देन फॉलो करता है लाइब्रेरी रूल्स को, और ये किसको करता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज। वो लाइब्रेरी रूल है और तो ये कॉर्पोरेट पॉलिसीज है। तो इस सेंस में देखा जाए तो काम बिल्कुल वही है। अच्छा, तो मैंने जेन में ये क्यों लाया हूँ, इसलिए कि इससे ना ना लिखना आसान हो जाता है आपके। यानी आपने डाटा स्टीवर्ड कभी देखा नहीं, लेकिन लाइब्रेरियन तो देखा ना यार। तो लाइब्रेरियन आपके जहन में आएगा तो यू कैन पुट अप 3 to 4 पॉइंट्स। इसलिए मैंने इसको रिलेट किया है, सही बच्चों। तो इसका काम पॉलिसी इन्फोर्समेंट है, नंबर वन। पॉलिसी क्या है, द प्रिंसिपल सेट, उसको इन्फोर्स करेगा। इश्यूज आते हैं तो उनको क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। इशू क्या हो सकता है, इशू ये हो सकता है कि कोई डाटा 2 दफा लिखा जाए, डुप्लीकेट हो जाए, तो ये क्या करेगा, उसको उसको क्लींजिंग करेगा डाटे की, कि यार फालतू डाटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेट एम्प्लॉयज, ये दूसरे एम्प्लॉयज को एजुकेट करेगा, उनको ट्रेनिंग करेगा, उनकी अवेयरनेस कि तुम्हारी इस गलती से क्या हो सकता है। एंड देन यू सी मेटा डेटा मैनेजमेंट। मेटा डेटा मैनेजमेंट, वी नो डाटा अबाउट डाटा, उसको मैनेज करना, क्योंकि किसी भी डाटे को ढूंढना हो तो मेटा डेटा बड़ा हेल्प करता है। एंड देन यू सी कि ये बेसिकली 4 चीजें हैं जिस पर इसने काम करना है: पॉलिसी इन्फोर्समेंट, इश्यूज रेजोल्यूशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एंड मेटा डेटा मैनेजमेंट। ये काम है डेटा स्टीवर्ड के, ये उसकी जिम्मेदारी। राइट हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखिए, मैं बात करता हूँ रियल वर्ल्ड में, जैसे कि यूनिलीवर है, तो उन्होंने इस चीज को बड़ा इम्पोज किया कि जी बात यह है कि जितना इम्पोर्टेंट कस्टमर है, सेल है, अकाउंट्स हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डाटा है, जिसकी बुनियाद पे हम वो प्रोडक्ट्स ला सकते हैं जो कि उसके एग्जैक्ट इस्तेमाल के हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ रियलाइज की गई है कि प्रोडक्ट बना के बेचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले जान लेना कि कस्टमर की नीड क्या है और उसके मुताबिक प्रोडक्ट को अरेंज करना बड़ा सक्सेसफुल है। इस सूरत में चीज को सेल करने की इतनी मुश्किल नहीं होगी, नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि चीज जब नीड से मैच कर जाएगी, लोग उसको खुद ही बाय करते जाएंगे। तो ये एक बड़ा रियल वर्ल्ड इशू है जो आज हम फेस करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जरा आप पहचान सकते हो कि कौन सा एग्जैक्ट ABCD में ऑप्शन है जो डाटा स्टीवर्ड को मेंशन कर रहा है। क्या बच्चों, इंश्योर दैट डाटा इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड प्रॉपरली यूज बाय टीम। गुड हो गया, ठीक, बिल्कुल हैदर, ऐसा ही है, करेक्ट। अच्छा जी, अब देखिए दूसरा क्या आ गया, वाई डेटा स्टीवर्ड इज ऑफन कॉल्ड लाइब्रेरियन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। हम इसको लाइब्रेरियन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्या हाल है बच्चों, शाबाश। दे इंश्योर डाटा इज प्रॉपरली कैटलॉग्ड, प्रॉपरली सिक्योर एंड इजीली एक्सेसिबल। राइट जी। ये दो जो इसके ऑप्शंस हैं, ये मैंने स्लाइड भेजी, इनको अपने अंडरलाइन करके हजम करना है। ठीक है, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। ये दो ऑप्शन, पिछले वाला बी और ये वाला बी, सही है। अच्छा बच्चों, मेटा डेटा एक दफा पहले बात कर चुके हैं। पिछली दफा मैंने समझाने के लिए क्या किया था, आपकी तस्वीर लगाई थी। सब मैंने अपनी तस्वीर लगाई, मैंने कहा यार हमेशा बच्चों की तस्वीर क्यों, अपनी क्यों नहीं लगा सकते। अच्छा, बड़ी यादगार तस्वीर है बच्चों ये तकरीबन कोई 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले की बात है, बड़ी यादगार तस्वीर है वहाँ। ये है निशात होटल की। और ये इस वक्त ये मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन मैंने उनको जरा सिंक्रोनाइज कर दिया, क्योंकि वो पिछली दफा तस्वीर आपके सामने आ गई थी। बच्चियां देख ली आपने, याद है यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा यार इस दफा जरा मेरी कलीग्स हैं, तो आपका क्या पता, आप क्या सोचो। अच्छा बच्चों, फिर ये स्लाइड घर में भी खोलनी पड़ जाती है बाजू का, तो हाँ, सीधी बात है भाई। अच्छा बच्चों, हर बंदे कहते बहुतियां सच्चियां कितियां फिर घर नहीं ना वास्ते, तो क्लास भी नहीं चलती, सही गल है।
अच्छा बच्चों, सो एनीवे हमें देखना है कि ये तस्वीर किस जगह बनी थी। मैंने अभी बताया आपको, निशात होटल में बनी थी। टाइम ये था कि पीएचडी का फाइनल कोर्स वर्क हो गया था। कैमरा जो है वो हमारी एक कलीग का था, ठीक है जी। और क्या कह सकते हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि ये व्हेन वेयर फ्लैश ऑफ था, ऑन था, मतलब ये चीज़ें क्या हेल्प क्या करती हैं। देखिए बात ये होती है, आप अक्सर गूगल अकाउंट बनाते हो ना, तो वो आपके सामने दो को सवाल रख देता है। अच्छा, वो सवाल क्यों रखता है? एक्चुअली वो मेटा डेटा होता है। वो कहता है जब कभी तुमसे ये अकाउंट ओपन नहीं ना होगा, मैं तुमसे ये वाले सवाल पूछूंगा, तुम इसके जवाब देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। मिसाल के तौर पर वो पूछता है, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा पहला पेट कौन सा था, तुम्हारे पहले पेट का नाम क्या था, यानी घर में जो जानवर पाला था उसका नाम कौन सा था। तुम्हारी पहली गाड़ी कौन सी थी, उसका कलर क्या था, है ना। और भी हो सकती हैं बातें, लेकिन मैं ऐसे ही रखूंगा इसको, शरीफ शरीफ आदमियों वाले। अच्छा, तो यू सी इस तरह करके वो आपका ना कुछ डाटा स्टोर कर लेता है। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है? जब कभी आपको अकाउंट का एक्सेस ना हो सके, पासवर्ड भूल जाए, तो वो सवाल पूछेगा, आप जवाब एग्जैक्ट है तो उसको पता लगे यार ये बंदा वही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये अक्सर हमारा काम करता है। तो मेटा डेटा को अगर देखा जाए तो क्या है, ये डेटा बहुत डाटा है। और ये डेटा को एक्सेस करने के लिए, हमें स्टोर करने के लिए, अपडेट रखने के लिए बहुत सारे ऐसे लिंक्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम इस तक रसाई हासिल कर लेते हैं, ठीक है जी। हालांकि कि ये डाटा उसका अपना पार्ट नहीं होता डाटे का, ये उसका बैकअप में कुछ मेमोरीज पड़ी होती हैं, सही जी। और इसका फायदा ये होता है कि जब कभी भूल जाओगे, क्या मिल जाएगी? डाटे की डिस्कवरी हो जाएगी। अच्छा, तुम ट्रैकिंग कर सकोगे ओरिजिनल डाटे को, यानी कि आप उसको लाइनेज कर सकोगे और इंश्योर कर सकोगे किसके साथ? कंप्लायंस के साथ, यानी कि रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करोगे आप। अच्छा बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ मेटा डेटा क्या है? पहली बात, ये डेटे की डिस्कवरेबिलिटी को आसान बनाता है। दूसरा, कंप्लायंस, अभी हमने कहा कंप्लायंस आसान बनाता है, आप रूल्स और वायलेट नहीं कर पाते, यानी बच जाते हो वायलेट करने से। और कोलैबोरेट करता है टीम को, प्रोवाइडिंग क्या बच्चों? शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटा की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। जैसे पिक्चर जब आपके सामने रखी गई मेरी, तो आपको इतने मजे की नहीं लगी, लेकिन जब मैंने सूरत हाल बताई तो वो उसकी वजाहत हो गई कि यार ये मुस्कुराहट क्यों है, ये हालात क्या होंगे, सिचुएशन क्या होगी, ऐसा ही है ना। तो डेटे के मतलब बहुत सारी बातें बता देता है। लेकिन अगर आप देखो, मेटा डेटा जो होता है वो डेटे का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये उसका क्या होता है? एटीट्यूड होता है, यानी इसका छुपा हुआ हिस्सा होता है। लेकिन अगर पता लग जाए तो पता लगेगा क्या? जैसे वो टाइटैनिक डूब गया था, याद है आपको? लेकिन उनको उनको जाहिर सामने तो बर्फ पड़ी नजर आ रही थी, उन्हें ये लग ही नहीं रहा कि सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया। क्या हाल है बच्चों? वजह कि आइसबर्ग का नीचे का जो एरिया होता है जो उसे स्ट्रॉन्ग करता है, वो आपको नजर नहीं आता। अगर नजर आ जाए तो पता लगे इसकी ताकत कितनी है। तो मेटा डेटा ऐसी चीज है जो छुपी हुई है, वो मिल जाए तो डेटे की भी समझ आ जाए, और अगर वो ना मिले तो तुम्हें डेटा भी समझ नहीं आएगा। ये इस तस्वीर का बड़ा डीप इन मीनिंग है, बड़ा गहरा मीनिंग है इसका। अच्छा बच्चों, व्हाट डज मेटा डेटा प्राइमरली रेफर्स टू? इट इज इट इज डेटा अबाउट द डेटा, जो डेटा है उसके मतलब डेटा है। अच्छा बच्चों, शाबाश शादर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मेटा डेटा मैनेजमेंट? जो बेनिफिट नहीं है, यानी सारे बेनिफिट है लेकिन एक नहीं है इसमें से, कौन सा बच्चों? देखिए, बेटर डिस्कवरेबिलिटी ये तो अभी हम पढ़ गए हैं, क्या हाल है। और इम्प्रूव कोलैबोरेशन ये भी है कि दूसरी चीजों के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। ठीक, क्या हो सकता है? पर जो सी नहीं हो सकता, वो पता है क्यों? वो एक खराबी है। डाटा रिडंडेंसी कहते हैं, एक डाटा को बार बार लिखा जाए, यानी एक ही फाइल है, गलती से इधर भी कॉपी हो गई उधर भी कॉपी हो गई, तो हम कहेंगे यार डाटा में रिडंडेंसी बहुत है, ये तो खराबी है। तो मेटा डेटा खराबी नहीं पैदा करता, बल्कि वो तो लॉ के साथ कंप्लायंस, कोलैबोरेशन में इंप्रूवमेंट और डिस्कवर ऑफ डाटा को इजी बनाता है। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों। अब आ जाए बात, एक हमारा इदारा है जो पूरा हमारा मॉनेटरी सिस्टम चलाता है, हमारा पूरा फाइनेंस का मुल्क भर का निजाम इस पे बेस करता है, इसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी बड़ी टेंशन है, उनको भी इस चीज की टेंशन है कि मेरे हमारे मेरे मेरे अंडर जो जितने शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनके पास लोगों का प्राइवेट डाटा है। उसमें उनके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, उनके अकाउंट्स के बैलेंस हैं,
और उनके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, और इन सब की इमानतों के अमीन है ये, और मैं इनका निगरान हूँ। लिहाजा मुझे ये ख्याल रखना है कि डेटे के ऊपर एक रिबस्ट किस्म की प्रोटेक्शन लगनी चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो भी कोई इंसिडेंट हो जाता है उसको क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है हम उसके बाद भी कुछ एक्शन लेते हैं। ठीक है ना? वो तीन तरह के एक्शन होते हैं ना। एक होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स कब होते हैं बच्चों? हाँ, वो पहले हो जाते हैं। ठीक है ना? और आखिरी होते हैं करेक्टिव मेजर। तो करेक्टिव मेजर कब होते हैं? जब खराबी हो गई, गड़बड़ हो गई, आप करेक्टिव मेजर आप ले रहे हैं। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये सारे के सारे मेजर्स काम करते हैं ना। यहाँ बात हो रही है हर इंसिडेंट के रिस्पॉन्स के बाद आपने प्रोटोकॉल में क्या तब्दीलियां की हैं। तो बैंक तो चाहता है कि जो इंक्रिप्शन तुम अप्लाई करते हो ना डेटे पे, वो बड़ी करेक्ट होनी चाहिए, रोल बेस्ड एक्सेस होनी चाहिए, और कंट्रोल होना चाहिए, किसी अजनबी को डेटे तक रसाई हासिल ना हो। और एम्प्लॉय तुम्हारे क्या होने चाहिए? और फिशिंग अवेयरनेस। क्या मतलब? उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे डाटा चोर काम करता है, यानी उन्हें पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब दुनिया में सारी जिंदगी हमने पढ़ा रिसर्चर से। रिसर्चर जो नई रिसर्च करता है हम पढ़ने चल पड़ते हैं। ये दुनिया में पहली तो वो है यार, चोर और डाकुओं ने भी हमें पढ़ने में डाल दी। यानी मीन्स कि हमें कभी ये तो नहीं सीखना पड़ता था कि यार डाका कैसे मारना है, चोरी कैसे करनी है। आज हमें ये भी सीखना पड़ता है कि डेटे का डाका कैसे मारते हैं और डेटे की चोरी कैसे करती है। यानी हमें हमें क्रिमिनल माइंड से, माइंडसेट के साथ सोचना पड़ता है। ये पहले ऐसा दुनिया में नहीं था। हम चोर से कहते थे इससे तो कुछ सीखो ही नहीं। लेकिन आज पढ़ी लिखी दुनिया में आकर पता लगता है चोर रिसर्चर जैसी बन गया एक तरह से। हमें उसके भी नए नए कामों को सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा बच्चों, सो कंप्लायंस विद रेगुलेशन, ये हमारा 8th पॉइंट है आपकी बुक में, देखिएगा, है ना बच्चों? 8वां नुक्ता यही है इस चैप्टर का। वो 12 के करीब है इसके अंदर, 12-13 पॉइंट्स है। तो कंप्लायंस विद रेगुलेशन ये होता है कि जो असूल बना दिए गए ना, उन असूलों को कोई वायलेट नहीं करेगा। और इन असूलों के मतलब जो तरीकाकार है वो ये है कि किसी के भी स्वाबदीदी इख्तियारात नहीं है कि वो इनको वायलेट करे, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, सबको ही उसके साथ चलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान हैज इंट्रोड्यूस सेवरल लॉज आर प्रोटेक्टेड डाटा, जो कि स्ट्रेंथन करते हैं साइबर सिक्योरिटी को। और हमने इन लॉज और रेगुलेशन को हमेशा क्या किया है? ओबे किया। और उसके अंदर सबसे पहला रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के हवाले से भी स्टेट ने अपने लेवल पे भी काफ़ी काम किए। तो इसमें डाटा की प्रोटेक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट है, और ऑडिट प्रैक्टिसेस शामिल हैं कि जहां कहीं भी ऑडिट करें ताकि आपको पता लगे कि ये प्रोसीजर सही फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और कहीं नहीं हो रहे तो उनको फौरन आइडेंटिफाई करें। तो बच्चों, एसईसीपी साइबर सिक्योरिटी बेस करती है किसके ऊपर? कि साइबर सिक्योरिटी, ताकि बिजनेस को सेफगार्ड किया जाए और कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड किया जाए। ठीक है? हम इस पिक्चर को देखें तो ये क्या कहती है? ये कहती है जी, जहां पे कहीं भी ये मसला आपसे सही ना हुआ तो नताइज बड़े खतरनाक होंगे। वो खतरनाक नताइज क्या होंगे? वो कहता है एक तो आपको क्या होगा, और जब ये बात आएगी सामने के फलां फलां बैंक की ऐप से पैसा निकल सकता है, तो कस्टमर भी हाथ से जाएगा, और बिजनेस की रेपुटेशन भी डैमेज होगी। लिहाजा अगर तुम ये ना कर सके तो नताइज उससे भी ज्यादा होते होंगे, लेकिन उसने दो तीन बता दिए, कम से कम क्लास में बता दो कि ये खतरात होते हैं। राइट बच्चों? अब ये है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक बनाई गई है, पूरी दुनिया में बनी है, और हमने भी बनाई है। तो कैसे बनाई होगी? चलो तुक्का लगाओ। मैंने तो पहले ये पढ़ी थी, ये पार्ट थी दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज में, पहले आया था टॉपिक। फिर वहां से ये इधर आ गया, जैसे सीमा में ICWE, यानी इंग्लैंड और वेल्स के सीम। तो मुझे ये लगता है कि हमने उसी को पकड़ा।
आवाज बंद हो गई जरा। अच्छा बच्चों, सो बात ये है कि साइबर स्पेस को सिक्योरिटी अप्लाई होगी और इनकरेज कॉर्पोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के, इसको मिलकर जो भी इसमें एरियाज निकल सकते हैं, लूप होल निकल सकते हैं, उस पर काम किया जाए और उसको भी बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 क्या कहता है? कहता है कि रिकग्नाइज करो डिजिटल सिग्नेचर्स को और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एज लीगली वैलिड एंड सिक्योर। क्योंकि ये अब लीगली वैलिड भी है तो इन्हें सिक्योर भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। और उसमें एक चीज़ नहीं शामिल की, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की, जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स के अलावा उसका कुछ स्पेसिफिक कोड भी ले लिया गया है। तो फिर इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि जब भी कभी कोई काम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी स्पेसिफिक वे में बिहेव करना पड़ेगा और इतनी चीज़ों को आप वायलेट नहीं कर सको। अच्छा बच्चों, अब ये है कि डेटा को तो खतरात है ही हैं, तो खतरात तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हमने कहा कि यार एक ही बात करते जा रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा समझाएं यार क्या खतरा हो सकता है। देखिए, डेटा को स्नैच करके लेके जा सकते, ठीक है जी। नेचुरल क्लाइमिटी, आग भी लग सकती है, अर्थक्वेक या अटैक भी हो सकता है, और इंसान अपनी गलती से भी डेटे को या पासवर्ड को लूज कर सकता है। ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है जी बच्चों, ये सब कुछ हो सकता है, शाबाश। हाँ, फ्रॉड फिर भी होते ही रहते हैं, सही कह रहे हैं अवैस। अच्छा बच्चों, तो अब मसला ये है कि ये सब खतरात हमारे सामने, इनका कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसका जवाब एक आम फ्रॉडुलेंट के पास, आम डेटा स्नैचर के पास या आम अटैकर के पास ना हो। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं अब नए जमाने में। इसमें से एक टेक्नोलॉजी जो है वो आई है ब्लॉकचेन। कि ब्लॉकचेन क्या है जी, कि एक ऐसा निज़ाम बना दिया उन्होंने कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक में साथ बांध देते हैं। ठीक है, जब ब्लॉक में बांध देंगे तो जैसा होता है ना, एक अकेली गाड़ी जा रही है तो ट्रेस हो सकती है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में एक गाड़ी है तो ट्रेस होनी मुश्किल हो जाएगी। सिक्योरिटी के मामले में अकेली गाड़ी पर अटैक करना आसान है, लेकिन नंबर ऑफ एक जैसी कार जा रही हो तो उसमें से एक को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यही ब्लॉक की टेक्निक है कि उस ब्लॉक में से शामिल करो, ठीक है ना। तो देखिए, कहता क्या है, कहता है ए ब्लॉक चेन इज अ डिजिटल लेजर। ये क्या है? एक डिजिटल लेजर, लाइक ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन सिक्योरली अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। यानी कि एक ट्रांजैक्शन आपने की, वो एक कंप्यूटर में नहीं, कई कंप्यूटरों में महफूज कर दी गई। और फिर ये भी इंश्योर किया गया कि इस सारे के सारे के अंदर जितना भी ये ब्लॉक बना है, ये सारा आपस में कनेक्टेड भी हो, और ये जो है इसके ऊपर आप कह लीजिए कि इसमें इख्तलाफ भी ना हो, यानी जो डाटा एक जगह वही दूसरी जगह हो। तो प्रोसेस कैसे किया? देखिए, प्रोसेस ऐसे किया गया कि जैसे फर्ज कीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन की है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हमने की है, होगा ये कि सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन की एक वेरिफिकेशन की जाएगी कि ये राइट सोर्स से आ रही है, यानी बंदा जो है वो कंसर्न है जिसने ये ट्रांजैक्शन की है। तो ट्रांजैक्शन होती ही पहले क्या होगी? वेरिफिकेशन। अब ये ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, तो बहुत सारी दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, T1, T2, T3, दीज आर आर ट्रांजैक्शन। इनको लाया जाएगा, ला के इस ट्रांजैक्शन को इनके साथ ब्लॉक बना दिया जाएगा, बंडल अप कर दिया जाएगा, ताकि ये सही मिक्सअप हो जाए, ठीक है। हाँ, इसके अंदर इसकी लिस्टिंग जरूर रखेंगे ये लोग, लिस्टिंग नहीं करते तो पता नहीं चलेगा कल को, ठीक है। और फिर इसको टाइम स्टैम्प भी लगाई जाएगी, क्योंकि ये एक और तरीका है किसी भी चीज़ को ढूंढने का, टाइम स्टैम्प। और इसके अलावा इस हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा, क्योंकि अब आपने गलती ये की है कि आपने इन्हें मिक्सअप कर दिया, अब अलहदा भी तो करना है ना। तो अलहदा करने के लिए लिस्टिंग भी करेंगे, टाइम स्टैम्प भी लगाएंगे और यूनिक कोड भी लगाएंगे, ठीक है जी।
अब करेंगे ये कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उनमें हम एक लिंक क्रिएट कर देंगे प्रीवियसली जो हुई है, और हम इसको भी उसके साथ फर्दर बंडल अप कर देंगे। अब ये सही ब्लॉक बन गया। उस वक्त पे हुई ट्रांजैक्शन और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन जो हुई है उनको ब्लॉक बना दिया। अब ये बन गया क्या जी, ये बन गया आपका पूरा ब्लॉकचेन। और अब हमने इसको किया ये है कि हमने इसको मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर महफूज कर दिया है, और ये सिंक्रोनाइज्ड है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो कॉपी इधर पड़ी है और जो कॉपी इधर पड़ी इसमें तो फर्क है। ये सब कॉपियां एक जैसी, यानी डेटा आपका डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, एक जगह नहीं पड़ा। यही वजह है कि इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों? और ये इम्यूटेबल है, मतलब ढूंढ नहीं सकते हो, एक जगह नहीं है, इम्यूटेबल है, इधर से उधर पड़ा, ट्रांसपेरेंट है। आम आदमी जो भी होगा वो क्लियर होगा, यानी आपको शक नहीं होगा कोई कभी भी कि इसमें कोई गड़बड़ है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। फिर भी ऐसा नहीं कि ये सारे प्रोसेस में जब काम होगा आपको डाउट हो जाए, यार लगता है गलती से ये पेज उधर हो गया, ये इधर हो गया। जैसे बाज बच्चे आगे बताते हैं, सर मैं क्वालिफाई कर गया, तो हमें वहम होता है कि यार ये कहीं कॉपी तो नहीं बदल गई। लेकिन यहाँ रफड़ नहीं हो सकता। क्या हाल है बच्चों? और फिर क्या बच्चों, इनक्रिप्शन भी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। क्यों भी बच्चों, ऐसे ही है। तो इसलिए ये मतलब कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो मतलब कि इन डाटे को भी महफूज कर जाएगी, ढूंढना भी आसान है, सिंक्रोनाइज भी है। उसमें ये नहीं कि मुख्तलिफ हो जाए डाटा, जैसी एक कॉपी वैसी दूसरी कॉपी वैसी तीसरी कॉपी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तो ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है, फिर वेरीफाई होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको तस्वीर में। ट्रांजैक्शन फिर वेरीफाई होती है, फिर क्या होता है बच्चों, जब ये ग्रुप अप होती है, बंडल होता है, तो जरूरत है किस चीज की, लिस्ट ऑफ, ताकि वेरीफाई किया जा सके ना। टाइम स्टैम्प भी लगाओ और यूनिक कोड भी लगाओ। मैं असल में इस तरह इसलिए किया है कि आपको सीक्वेंस समझ आए कि यार ये हो कैसे रहा है ना, वरना स्लाइड पे जरा टुकड़ों में चला जाएगा। ठीक है जी। देन ब्लॉक चेन लिंक हो जाएगा बाकी सारी चेन्स के साथ जोड़ दिया जाएगा उसे। जब वो चेन के साथ जुड़ जाएगा, ये डिसेंट्रलाइज भी है, इम्यूटेबल भी, वन रिकॉर्ड कैन नॉट बी अल्टर नहीं कर सकते, और एवरी वन जो भी है नेटवर्क से इसे क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है ट्रांजैक्शन को। और ये इंक्रिप्टेड भी है, मिलेगा उसे ही जिसके पास राइट की होगी। राइट जी। एक टेक्नोलॉजी तो ये आ गई। अब एक टेक्नोलॉजी आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसके अंदर हमने मशीन में सोचने की सकत पैदा की, जो मशीन सोच सकती है उसको हमने इंटेलिजेंट बना दिया। और मशीन को इस काबिल बना दिया कि वो अपने पिछले तजर्बात से सीखती रहे और अपनी मिस्टेक से भी सीखती रहे। तो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन लर्निंग। AI driven tools can automate the data quality checks, detects anomalies and predict क्या जी, गवर्नेंस रिस्क। तो फॉर एग्जांपल हमने किया ये कि पहले हमारे जहन में ये आया कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसके अंदर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम हो और वो अपने लिए खुद कोड जनरेट करे, यानी जो कोडिंग हमने की है वो भी रहे और मजीद कोड जनरेट करता रहे। इसके अंदर बच्चों पहले हमने AI को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रूटीन कामों के लिए इस्तेमाल किया। रूटीन काम क्या हो सकते हैं? जैसे आपके घर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, थोड़ी सी AI तो इसके अंदर भी है। क्या कि इसको पता लग जाता है कि अब कपड़े जो है ना वो साबुन पूरी तरह इनमें से, यानी मैं इसको इतना हिला चुकी हूँ कि कपड़ों में से दाग निकल गए होंगे, फिर वो पानी लेना शुरू कर देती उसको अच्छी तरह। फिर उसके अंदर कोई सेंसर होगा जो बताता होगा कि साबुन निकल गया है, क्योंकि बाज का तो वो 3 दफा पानी लेती है, बाज का 6 दफा लेती है वो। तो रूटीन काम है ना। फिर उसके बाद वो क्या करती है, उसको निचोड़ती है,
और फिर वो बीप कर देती है, आओ जी अपने कपड़े ले जाओ। ऐसा होता है जी। क्या हाल है बच्चों? तो ये रूटीन में काम चल रहा है, हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। इसी तरह ओवंस को किया गया। इसी तरह सबसे अच्छी मिसाल इसकी आजकल के रोबोट क्लीनर है। छोटा सा रोबोट है, पूरे घर में क्लीनिंग करता है, बेड के नीचे घुस जाता है इधर। और खूबी की बात यह है कि इसको हमने रूटीन इतना इंटेलिजेंट तो बनाया है कि अपना काम करने के बाद जब इसकी बैटरी थोड़ी रह जाती है तो काम या तो फिनिश हो गया है, तो भी या बैटरी थोड़ी रह गई, खुद ही जाकर उस अपने रैक पे खड़ा हो जाएगा, अपने रनवे पे खड़ा हो जाएगा जाके जहां उसका चार्जर लगा हुआ है। आपने नहीं होगा। दो सूरतों में हमने इसे प्रोग्राम किया कि जब तुम्हारी बैटरी कम रह जाए या तुम टास्क कंप्लीट कर दो जाके वहां पे अपने चार्जर को खुद ही पहुंचे। अभी एक गोरा है, उसने इसी बेस पे एक सिक्योरिटी सिस्टम या ड्रोन सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी का। वो ये है कि मेरा 4 कनाल का घर है, फर्ज करो, या फार्म हाउस है। अब 4 कनाल के फार्म हाउस को तो कोई 400 कैमरा चाहिए। और 400 कैमरे को फिर क्या चाहिए? एक स्क्रीन चाहिए बड़ी वाली, सिनेमा जितनी। तो उसने क्या किया है कि एक एआई बेस्ड ड्रोन बनाए हैं। वो हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे शादी ब्याह के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए उड़ते रहते हैं। अच्छा, वो जब एक बैटरी काफी कंज्यूम कर लेता है तो वो आके अपनी चार्जिंग पे लग जाता है, उसकी जगह दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। तो वो मुस्तकिल सिक्योरिटी चलती जा रही है। अभी इसके ऊपर वो गौर कर रहा है कि इसको इतना इंटेलिजेंट और अनजान आदमी की इतला ना सिर्फ वो देता बल्कि वो बीप करता, शोर मचाता है कि हाँ एक अनजान आदमी है और ये इसकी वीडियो है, देख लो इसको फौरन। ठीक है जी, और आपको अलर्ट भी करता है। अच्छा, अल्लाह ना करे कि इसके साथ वेपन अटैच कर दूं, पता लगे दूर का रिश्तेदार था, उसने पहचाना नहीं। अच्छा बच्चों, लेकिन फिर हमने क्या किया जी, हमने इसे ये कर दिया कि ये तो वो बातें जो रूटीन की है, अब हमने इसको लर्निंग पे लगा दिया कि तुम जो भी करो उसके बाद तुम अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाओ। यानी खुद ही लर्निंग बढ़ाते जाओ। अगर डॉक्टर का एआई है तो जो नई डिजीज आई है उसके मतलब तुम पूछो, सीखो और उस चीजों को फ्रेमवर्क बनाते जाओ। इसी तरह बच्चों, हमें जिस चीज की जरूरत थी वो ये थी कि हमारे पास एक ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर चंद एक चीजें जो है ना ये हमें फौरन रिपोर्ट करे और इसके मतलब ये सीखता जाए। क्योंकि हमारा भी तो मसला यही है ना कि वक्त के साथ साथ नए नए तरीके आ रहे हैं, स्पैम के नए नए तरीके आ रहे हैं, डाटे की स्नैचिंग के। तो हम ये चाहते थे कि ये एक कोई भी, अगर फर्ज करो पैटर्न एक 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 ट्रांजैक्शन का, तो जो पैटर्न एक खास है उस पैटर्न को ये अनकवर करे, ट्रांजैक्शन के पैटर्न को अनकवर करे। ट्रांजैक्शन पैटर्न जहां पे भी है उसको देखे। मसलन मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर हूं, तो मेरी ट्रांजैक्शन का ना एक पैटर्न होगा। सैलरी जाती होगी सीएफई के हबीब बैंक के अकाउंट से मेरे मेजान के अकाउंट, और वहां से दो काम होते होंगे। कुछ पैसे मैं ऑनलाइन बिल बिल पे करता हूँगा, फीस सबमिट करता हूँगा, और 20-20 हज़ार रुपए की ट्रांजैक्शन निकाल के पैसे सब्सिडी वगैरह लेता हूँ। जब भी कभी ये पैटर्न चेंज होगा तो एआई इसको नोटिफाई करेगी कि यार इस दफा ना इसे पैसे हबीब बैंक से नहीं आए, इसको स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक बैंक से पैसे आए यार। और इसके बाद ये बंदे ने यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं की, ये तो दुबई का चक्कर लगा के आया। अब ये बात आम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा मुल्क के खिलाफ कोई ब्लैक वाटर के बंदे मिले हैं इसको, या कोई गड़बड़ हुई है। तो वो इस चीज को अलर्ट कर देगा। अब जो लोग भी सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं वो देखना शुरू करेंगे कि यार देखें कोई H1 वीजा लगा है इसका। अगर H1 लगा तो हाँ यार इसने कोई पढ़ा लिखा आदमी है, तो अमेरिकन कंपनी के साथ काम भी करता था, हो सकता है उन्होंने वादा तो किया था तो इसका वीजा ही लगवा दिया हो। पॉसिबिलिटी है। वादे तो बड़े लोगों ने किए हैं, इन्होंने भी करा हुआ है, अमेरिका वालों ने भी कि यार करेंगे। लेकिन अभी तक तो यार वादे कोई नहीं वफा कर। अभी तक तो ये है कि मेरी एक जूनियर है बड़ी अच्छी, तो उसका वीजा अरेंज पहले कर रहे हैं। तो मेरे मुतालिक तरह नहीं सोचते, पता नहीं यार ये बड़ा मसला है। अच्छा चलो नहीं, तो बच्चों अल्लाह बेहतर जानता है अब क्या मसला। अच्छा जी,
अब बच्चों कोई अनोमली हो गई, नॉर्मली होता है जैसे चलते चलते कोई काम ना, इनॉर्मस एक्टिविटी हो गई, यानी कि नॉर्मली ये हो सकती है कि मैंने किसी को पैसे भेजे और वो पैसे वापस आए, फिर ट्रांजैक्शन हुई, फिर पैसे वापस आए। अब ये नॉर्मली है कि यार हमेशा तो पैसे जाते हैं और खर्च होते हैं, अब ये जिसको पैसे भेज रहा है डबल होके वापस आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये नॉर्मली, ये नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, और फिर ये प्रिडिक्ट कर देता है रिस्क को। अब ये आम आदमी जो है ना जी, वो किसी एक केस को ले लेगा, दो केस को ले लेगा, तीन को ले लेगा। एआई जो है वो तो मिलियंस ऑफ केसेस को खुद ही टैकल कर लेगी। ठीक है जी, मिलियंस ऑफ केस को खुद ही टैकल कर लेगी। और देन क्वालिटी चेक, डेटा वही है जो पहले से ये यूज कर रहे हैं, या डेटे की क्वालिटी में कोई चेंज आ रहा है, मीन्स क्या ये रिलायबल है, क्या ये यानी ये दोनों चीजें एक ही हो सकती हैं, क्या ये मैच कर रहा है एल्गोरिदम से? एल्गोरिदम होता है ना एक, यानी हमारी काम करने का जो प्रोसीजर होता है, तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होते हैं मशीन के अंदर, हम उनको प्रोसीजर की बजाय मशीन लैंग्वेज में एल्गोरिदम कहते हैं कि यार ये एल्गोरिदम है इस प्रोग्राम का पूरे का, जिसके अंदर हम अक्सर ये करते हैं कि जैसे प्रोग्राम बनाते हुए हम कहते हैं कि एक बंदा एटीएम को क्या कहेगा, एटीएम उसको क्या जवाब देगी, ये पूरा हमने एल्गोरिदम लिखा होता है। उस तरह फिर जवाब सवाल चीजों को हमने बनाया होता है। तो इसका काम ये है कि उसके एल्गोरिदम को भी मैच करना, एरर्स को भी देखना। तो ये सारी चीजें बच्चों इसके साथ चलती हैं और इसके साथ ये फिर इम्प्रूव भी होती जाती हैं। तो इसका काम ये है कि ये इन चीजों को इम्प्रूव करे। तो मैंने कहा जैसे कि एक आम आदमी दो तीन चार ट्रांजैक्शंस को कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। तो मेरी एक कंपनी के साथ काम मैंने किया, ट्रेनिंग की एक, जिसको हम कहते हैं यूएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की हमने ट्रेनिंग देनी थी वहाँ पे। तो टेक्निकली तो मेरा ये एरिया नहीं था, लेकिन हिस्से इस तरह से आ गया कि उसका जो टीम का मोटिवेशनल पॉइंट था वो मेरे पास था। इस्लामाबाद में है ये ऑफिस, और यहाँ पे अमेरिका के 3 बैंक हैं, यहाँ मुख्तलिफ जोन एरियाज के बैंक्स हैं, जो जिनका डाटा इसी तरह आता है। उसके अंदर नॉर्मलीज, रिस्क, डाटा क्वालिटी और पैटर्न डिफरेंसेस को ना वो आइडेंटिफाई करके भेज देता है। हम लड़कों को ट्रेन करते हैं, मतलब कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं कि इन पैटर्न्स की जब इत्तला आएगी, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट आपने लिखनी है। तो एआई रिपोर्ट नहीं लिखती, रिपोर्ट आपने खुद लिखनी है। वो होती है माइनर इन्वेस्टिगेशन जो आपने करनी है। आपने रिकमेंड, एक्चुअली वो जो बच्चे होते हैं वो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हमने कुछ पैरामीटर सिखाए होते हैं कि अगर इसके अंदर अंदर ट्रांजैक्शन है ना, फिर तुम वरी नहीं करो, फिर तुम इससे कहो कि सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इन पैरामीटर से भी ऊपर चली जाए तो फिर क्या होगा? फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। जैसे वो मैं एक ज़माने में टैक्स को बिल्कुल नहीं समझता था। तो मैंने टैक्स के लिए ना, मेरा ही एक स्टूडेंट होता था एसीसी का, तो उसको मैंने कहा होता था, और फिर उसका नाम था कि यार मेरी रिटर्न देख ले। तो वो टैक्स फर्म में काम करने लग गया था ना, तो जाहिर है प्रैक्टिकली ज़्यादा पता होता। अब वो ब्लेंडर मार गया। उसने ये किया कि आज से कोई 10-15 साल पहले जब मैंने रिटर्न फाइल करनी शुरू की, तो उसने आके कहा कि सर जी बात ये है कि शुरू में अगर ज्यादा एसेट दिखा दिए जाए ना पहली रिटर्न में, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। तो बंदा कोई महंगी चीज भी ले ले ना, तो मसला नहीं होता। उनने उसने जुल्म ये किया कि बीवी का 25 तोले सोना मेरे खाते में डाल दिया। एक प्लाट बीवी को लेके दिया था कनाल का, वो भी उसने अदर्स नेम से, वो भी मेरे खाते में डाल दिया। अब वो कनाल का प्लॉट उसका है, एक घर है वालदा की तरफ से मिला हुआ है, वो भी एक कनाल का है, तो 10-10 मरले दो भाइयों को आ गया हुआ है। अच्छा, अब वो कुछ अपनी भी मेरी बाइंग सेलिंग थी प्रॉपर्टी में, वो भी ऐड होगी। अब उसने वो तो किया ही किया, साथ कैश डाल दिया, वो 60-70 लाख रुपए थे। अब वो जब भी हम एक्सपेंस कम करते हैं तो एसेट और बढ़ जाते हैं, और अगर हम एक्सपेंस ज्यादा करते हैं तो एसेट रिडक्शन सामने आती है। वो ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं हम कि यार हर रिटर्न में पहले से
रिड्यूस करें, ये कितना बड़ा घपला है, या फिर सारी रिटर्न 7 8 7 10 साल की दोबारा सबमिट करें, वो बड़े महंगे है, उसकी पेनल्टी भी है। एनीवे, तो इस तरह ये जो एनामलीज होती है ना, ये सामने आती है। अब हमें डर ही है कि इस दफा एआई का कोई सॉफ्टवेयर आ गया इनके पास अगर मैनुअल से उसने पकड़ा तो 2 मिनट में कैच कर जाएगा कि यार इसकी रिपोर्ट अजीबो गरीब ही है, इसको पकड़ो। तो रात में 4 घंटे वही सोचता रहा कि यार अब इसको कितना ठीक करूं, कहाँ से करूं। बस अल्लाह खैर करे, आज फॉरवर्ड कर दूंगा जो भी होगी। अच्छा बच्चों, इन द मॉडर्न डेटा गवर्नेंस अगर आप देखते हो तो एआई का बड़ा रोल है बच्चों। एआई ड्रिवन टूल्स आ गए, क्या करते हैं बच्चों, डाटा की क्वालिटी चेक करेंगे और एरर आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे मिसिंग वैल्यूज, ठीक है जी, और ह्यूमन क्लाउड में, और फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और उसकी मदद से डिटेक्ट करेंगे किसको, एनोमलीज को, हिडन पैटर्न्स, और प्रिडिक्ट करेंगे पोटेंशियल गवर्नेंस रिस्क कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। 19 20 टर्मिनोलॉजी में कुछ फर्क हो सकता है, बाकी वही, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की तरफ। अब जब हम डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की बात करते हो ना बच्चों, बेसिकली ये है क्या। डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ना एक्चुअली वो सड़कें हैं जहां से डाटा ने गुजरना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, जो भी रास्ते बना लो, हाँ जी। अच्छा, हमने जो डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, वो देखता है यार डाटे का रूट ठीक है, ये अपने रूट पे जा रहा है, ये देखता है ये रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, ये रूटीन या अपनी रूटीन टाइम को फॉलो कर रहा है, कहाँ पे गड़बड़ है, रूट गलत है, रूल नहीं फॉलो कर रहा, रूटीन नहीं, ट्रैफिकिंग में यही होती है ना। तो डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, डेटा प्लेटफॉर्म जो है, या डेटा की जो ट्रैफिकिंग है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, डेटा की जो ट्रैफिकिंग है उसको देखता है कि यार ये डाटा सही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या हाल है बच्चों। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई, अगर ये रूट को फॉलो कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, रूटीन को फॉलो कर रहा है, तो एक्चुअली यही करवाना हमारे डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का काम है। अब डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है ना, वो कह तो दिया उन्होंने, लेकिन काम थोड़ा सा बड़ा हमारे जिम्मे लगा है। क्या मतलब, मतलब ये देखिए, काम कोई भी शुरू हो ना, तो होता किससे, बिजनेस प्रोसेस से ही काम शुरू होता है ना। बिजनेस का कोई प्रोसेस होगा, बाइंग होगी, सेलिंग होगी, कोई ना कोई अमल हुआ होगा, ठीक है जी, कोई प्रोसेस हुआ, या कोई चीज खरीदी है, या कोई चीज बेची है, या कोई चीज अपडेट की है। लेकिन जब आप जाएंगे तो इसके लिए आपने कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी, या कोई स्ट्रेटेजी के अंडर आप ये कह लीजिए कि आपने कोई लाजमन इसके लिए हिकमत अमली या कोई प्लान तैयार किया होगा। क्या ख्याल है बच्चों, कोई प्लान तैयार किया होगा, उसके मुताबिक ही प्रोसीजर या सिस्टम बनाए होंगे। तो इसके अंदर ना आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म अप्लाई होते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल अजनबी है, आज आप इनके बारे में इतना खास कुछ नहीं जानते। मिसाल के तौर पे क्या नाम हो सकता है, एक नाम है कोलिब्रा। सर्विसेज है बकायदा, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई मिनिमल सर्विसेज भी $200 के करीब पर मंथ देनी पड़ती है, एक पूरा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है उसकी मदद से। दूसरा इनफॉर्मेटिका है, ठीक है जी। तीसरा जो है वो अलीशन है, और चौथा जो है ना बच्चों, उसका नाम है टेलेंट। अब अगर आप कोलिब्रा की बात करते हो ना, तो ये प्लेटफॉर्म हम इसलिए खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं कि ये डाटा
डिस्कवरी के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, यानी डेटा डिस्कवर करने के लिए इसका बड़ा यूज है, डेटा डिस्कवरी। ठीक है जी। और बेसिकली डेटा डिस्कवर करता है इस हवाले से कि वेयर इट इज स्टोर्ड, आपने इसे कहाँ स्टोर किया हुआ है। डिस्कवर करता है कि डेटा कहाँ स्टोर किया हुआ है। अच्छा, आसानी के लिए अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन समझने के लिए, कि मेरी हार्ड डिस्क के 3 हिस्से हैं, ये किस हिस्से पे पड़ा हुआ है, ये डाटा किस हिस्से पे पड़ा है, इसकी लोकेशन पॉइंट क्या है, इसका लोकेशन पॉइंट, डाटे का एड्रेस। अच्छा, देन ये जो डाटा आपके पास है, इस डाटा के अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि इसके मीनिंग क्या है। अंडरस्टैंड मीनिंग्स, इसके मीनिंग्स क्या है। ठीक है ना। आप देखो, एक चीज तो आपके सामने मैं एक स्लाइड रख दूं ना, देखते नहीं समझ आ जाएगी क्या, कुछ ऐसा अमल होगा कि उसका मतलब समझ आना शुरू हो जाए। डेटे को ओन कौन करेगा, ठीक है, और डेटे को स्टीवर्ड कौन होएगा, और डेटे को यूज कौन करेगा, ये किसके इस्तेमाल का है। और वेरी केयरफुली, सिस्टम आपके बनाए गए प्रोसीजर्स को देखेगा और मीट करेगा रेगुलेशंस को। जहां जहां सिक्योरिटी लगा दोगे वहां वहां डाटा की एक्सेस को रोकेगा और इंश्योर करेगा डाटा उसी को मिले जिसकी जो आप, जैसे आप चाहेंगे, जो आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है। लेकिन ये है कोलिब्रा, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कुछ, लेकिन इनफॉर्मेटिका में थोड़ा फर्क है। ये भी एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। कोलिब्रा तो कहता है डेटा कहाँ पड़ा है डिस्कवर कर देता हूं तुम्हें, तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूँ, तुम्हें ये बता देता हूँ कौन इसको चेंज कर सकता है डाटे को, यानी इसका ओनर कौन है, इसकी प्रोसीजर और पॉलिसी अप्लाई कौन कर रहा है, मतलब स्टीवर्ड कौन है, और कौन से स्टाफ हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे, और मुझे तुम जो रेगुलेशंस दोगे मैं उसके मुताबिक इसको अलाउ करूँ। लेकिन जो इनफॉर्मेटिका है, ये होता है डेटा की इंटेग्रेशन के लिए, डेटा की इंटेग्रेशन बिटवीन सिस्टम्स, इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन बिटवीन बिटवीन सिस्टम्स। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, सिर्फ मेरा एक सिस्टम लिखा हुआ है ओरेकल में, और पुराना सिस्टम मेरा पड़ा हुआ है पैस्कल में। पैस्कल एब्सोल्यूट हो चुकी है, ठीक है, ओरेकल और प्लेटफॉर्म है, वो और प्लेटफॉर्म है, तो दोनों के दरमियान जो डाटा पड़ा है, ये कैसे इंश्योर कर लूं कि दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं? तो दो सिस्टम के दरमियान डाटे की इंटेग्रेशन, सिस्टम्स के दरमियान, ठीक है, तो ये अलग चीज है, ये वो वाला निजाम नहीं है, ये अलग चीज है, ये दो मुख्तलिफ सिस्टम्स को जोड़ने के लिए ब्रिज है ये। इसका रोल क्या है, ब्रिज का। क्वालिटी मॉनिटरिंग इसका काम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो उसका भी काम है और वो इसका भी काम है कि डाटे की क्वालिटी चेंज होने ना पाए। पिक्चर जो मैंने दी है, पिक्चर मुझे वही चाहिए, ये नहीं कि वो 4-6 साल बाद डिम हुई हो, उसके पिक्सल ही गायब हो गए। तो डाटे की क्वालिटी जो दी है वो वही चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, देन आप ये कह लीजिए अलेशन। अलेशन जो है बेसिकली नेचर ऑफ डाटा को समझाता है कि इसका नेचर ऑफ डाटा क्या है, और डिस्कवरी ऑफ डाटा ये भी करता है, डिस्कवरी ऑफ डाटा ये भी करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ है जहाँ डाटा बहुत ज्यादा हेट्रोजेंसियस हो। हेट्रोजेंसियस डाटा के लिए रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। कोलिब्रा हमारे लिए आम हालात में, बैंक के लिए कोलिब्रा काफी है कि उसमें सारा डाटा फाइनेंशियली होना है। लेकिन कैटरपिलर जैसे कि
हजार मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वहाँ डाटा की हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर इसकी एक और खूबी है, ये बिजनेस ग्लोसरी पे बहुत काम करता है। बिजनेस ग्लोसरी ये होती है कि जैसे आप सब बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हो आज, आप बिलीव कर लो ये सारी बातें आपके अकाउंट्स में हैं, सारी बातें हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो अलेशन की खूबी ये है कि ये आपकी आईटी टर्मिनोलॉजी को, जो आपकी मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है, जो आपकी अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, उसमें ले जाएगा। बिजनेस की ग्लोसरी वही लेके आएगा जो उससे रेलेवेंट है। तो इसका फायदा ये होगा कि एक आईटी स्पेशलिस्ट और एक अकाउंटेंट आपस में बात कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, दोनों एक स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है। अब ये बातें ना मैं बार बार ना बता सकूं शायद, इसलिए आप इसको जरा अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। ठीक है। इनमें से आप मेरे से पूछेंगे सर ये क्या ये एक वक्त में सारे हाँ सारे भी अप्लाई हो सकते हैं, जरूरत की बात है ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन टैलेंट जो है और एलिशन एक ही चीज है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि हम, जो टैलेंट है ये ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स समझते हैं बच्चों आप? ओपन सोर्स ये होता है, जैसे थोड़ा सा टाइम लगा मैं समझा दूं। देखिए, विंडोज ने ना बड़ी लूट मार की है। 96 में लॉन्च हुई है, 2010 तक इसने खूब पैसा कमाया है। मेरे ख्याल 90 में लॉन्च हुई है, 2000 तक, 2010 तक इसने राज किया, आज ही कमा रहे पैसे। लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वो लिनक्स बन गया। उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि यार ये किसी तरह हमें आगे आने दे, बिल गेट आने ही नहीं देता था। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? अब ये हुआ कि उन्होंने ये कर दिया कि अच्छा नहीं थे ना सही, उन्होंने अपना सारा कुछ लाके ओपन सोर्स में रख दिया। एक जगह लाके ऑनलाइन रख दिया, लो जी जिसको जो जरूरत है ले लो, फ्री है, इसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। अच्छा, फिर लोगों को लिनक्स का यूनिक्स का पता ही नहीं, लेकिन वो एंड्रॉयड जो है एक्चुअली वो है। यानी उन्होंने कंपोनेंट लाके खोल के रख दिए कि ये पड़े मेरे कंपोनेंट, जिसको यार जरूरत हो ना ले जाना, आके मुफ्त है। ओप्पो ने मोबाइल बनाया, पकड़ा, उन्हीं कंपोनेंट को जोड़ा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया। सबसे पहले हवावे ने ओपन सोर्स पकड़ा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया। ओप्पो आया, उसने अपना लिख लिया। ठीक है जी। वो आया टैक मोबाइल आया, उसने भी इसी से ले लिया। अच्छा, सैमसंग ने थोड़ा जरा कॉपीराइट वाला मामला किया है, लेकिन लिया उसी को ही, थोड़ा कॉपीराइट ना। और एप्पल तो एक्चुअली है ही मदर है उसकी, लिनक्स सिस्टम की, बाय किया था उन्होंने किसी दौर में। इसलिए आप देखिए आज का मोबाइल जो है ना, वो यकीन करें जो बच्चा है ना 5 साल का, वो आपसे अच्छा चला लेगा, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है। जितना करते जाओगे उतना सीखते जाओगे। तो ये बेसिकली मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा था, मैं इन दोनों के फर्क की बात कर रहा था और आपको ये समझाना चाह रहा था कि ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स में कंपोनेंट मिल जाते हैं, तुम लो और मसला हल कर लो। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि आज प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है, आज सिस्टम एनालिस्ट की जरूरत है। मेरे पास इतने इतने अच्छे कोडर हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। लेकिन अल्लाह माफ करे, वो कोडर मैं किसी जगह भेज दूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट गवा दे। क्यों? वो सिस्टम को नहीं समझते। यानी सिस्टम को समझना इट सेल्फ एक आर्ट है। कोडिंग, तो मैं कोडिंग छोड़ी क्यों थी? मेरी कोडिंग छोड़ने की दो वजूहत थी। एक तो मेरी आईसाइट ज्यादा वीक हुई थी, दूसरा मैंने कोडिंग इसलिए छोड़ दी कि किसी ने मैंने सुना, मेरे कानों में आवाज पड़ी वगैरह कि ये जो प्रोग्रामर होते हैं ना, ये पढ़े लिखे टाइपिस्ट होते हैं। ये जो प्रोग्रामर होते हैं ये पढ़े लिखे टाइपिस्ट होते हैं। ये बात मेरे दिल को खा गई कि मैंने ये बनना था। अगर नहीं, सिस्टम का काम करूंगा, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं अब मैं करूंगा। हालांकि कि वो मेरा इंटरेस्ट भी था, सब कुछ था, लेकिन बस वो बात ने मुझे कहा नहीं यार, मैंने नहीं है वहाँ करना। हालांकि कि करता तो शायद आज किसी और मुल्क चला जाता, ज्यादा अच्छे पैसे कमा लेता, बस गुस्सा। अच्छे बच्चों,
अब बात आ गई कि ये जो सिस्टम्स हैं ये काम करते हैं किस तरह से, कि एक आईटी स्टीयरिंग कमेटी होती है आपकी, जो स्टीयरिंग करती कि इनको इश्यूज को, और वो इनके मामलात को देखती है। जाहिर है बड़े टेक्निकल लोग होते हैं जो इतनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारे वो आ जाते हैं जो आम जो डायरेक्टर नहीं है हमारे, उनमें जैसे आपकी ऑडिट कमेटी होती है, आपने पढ़ी होगी लॉ में, पढ़ी थी ना ऑडिट कमेटी। अच्छा, इसी तरह कमेटी होती है, इसको हम कहते हैं गवर्नेंस ऑपरेशन कमेटी, गवर्नेंस ऑपरेशन कमेटी। और ये इन सबको साथ लेके चलते हैं, ये सारा निजाम इनके तहत चल रहा है। ठीक है जी। और आखिर में क्या है बच्चों, बिजनेस है, और बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कारोबार का डे टू डे टू डे एक्टिविटी चल रही है। सही बच्चों। तो ये शेयरिंग कमेटी विच वॉचिंग डैट के ये सारे काम किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, देन गवर्नेंस ऑपरेशन है, एंड देन ऑपरेशन सिस्टम्स। राइट बच्चों। अच्छा जी। तो ये बच्चों ये सारी डिटेल है। अब डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को मैंने पहले कहा था रास्ते, लेकिन यहां मैंने एक मिसाल और भी ले ली थी। मैंने कहा कि आप इसको यूं समझ लो कि जैसे ये कंट्रोल टावर है, ये जहाज तो नहीं उड़ाते, लेकिन ये जहाज को रास्ता बताते हैं। वही बात, जैसे हम सड़कों के मालिक तो नहीं हैं, लेकिन डेटे को रास्ता बताते हैं कि तूने जाना कहाँ। इसी तरह से हम डेटे को रास्ता देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम डेटे के मालिक बन जाए। राइट जी। एंड देन यू सी कि ये वो है जो एलेशन है ये वगैरह, तो इस पर थोड़ी बहुत मालूमात जो किताब में दी है, लेकिन मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लिखी है आपको समझाने के लिए। अगर आप ये कर लोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आ जाए प्राइवेसी इन्हांसिंग एंड कंप्यूटेशन, जिसके अंदर मैं होमोर्फिक इंक्रिप्शन पे बात करूंगा, और बाकी चीज़ों में मेरा ख्याल है इस पे मैं बात अपनी कल पे रख लूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी टेक्निकल गया है। ठीक है। लेकिन याद करने का तरीका मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी कॉमन एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो आपने कोशिश ये करनी है, यू यू गॉट इट। यस सर। अच्छा, अब आपने कोशिश ये करनी है बच्चों कि घर जाके ना 15 मिनट देने हैं इसको आपने पहले, 15 मिनट्स, जब आप चाय या खाना खा रहे होंगे ना, पहला रिलैक्स जब हो, अभी आप हो जरा पढ़ना, वो जो मूड होता है ना, चाय पी रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ, तो रिलैक्स मूड में आपने देखना है 10 से 15 मिनट। और फिर आपने ये कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल कोर्स का काम करने से पहले इसको एक दफा करना है, आधा घंटा या पौना घंटा दे देना, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, थैंक यू वेरी मच।